आज का टॉपिक है अधिगम, ज्ञान के निर्माण के रूप में। सर्वप्रथम हम सभी तो अधिगम के बारे में जानते ही हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अधिगम और शिक्षण, जहाँ शिक्षण होता है स्वाभाविक रूप से वहाँ अधिगम होता है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ हम सभी जानते हैं, सीखना और सिखाना। जीवन पर्यंत यह चलने वाली प्रक्रिया है। हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। शिक्षण होता है तो उसका उद्देश्य ही होता है कुछ न कुछ अधिगम करना। बच्चे विद्यालय में जाते हैं, शिक्षक उनको पढ़ाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी बताई हुई बातों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बताई गई बातों को देर से समझते हैं, याद करते हैं। तो इस तरह से हम सीखते हैं और सिखाते हैं। शिक्षक हमें सिखाने का काम करते हैं और छात्र सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। यह ऊर्ध्वाधर उत्तरोत्तर क्रम की अवस्था में चलते रहती है, हमेशा विकास की अवस्था में रहती है। सीखना हम शुरू करते हैं तो सीखने में कई सारी चीज़ें आती हैं, त्रुटियां होती हैं। हम कई बार सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सफल हो जाते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषा दी है, हम सभी जानते हैं। प्रश्न यहाँ है, अधिगम ज्ञान के निर्माण के रूप में। नया शब्द आता है ज्ञान। ज्ञान की हम जब बात करते हैं तो हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पहले उसमें क्या करते हैं, हम उसको जानते हैं। जानने के बाद हम उसको समझते हैं, और समझने के बाद फिर हम उसे प्रयोग करते हैं। यह तीन क्षेत्र जो है, नॉलेज डोमेन, अंडरस्टैंडिंग डोमेन और एप्लीकेशन डोमेन, ज्ञान, बोध और प्रयोग। पहले हम उसको जानने का प्रयास करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं और फिर करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के माध्यम से अगर इसे हम समझेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आग गर्म होता है, आग का रंग पीला होता है, बहुत हानिकारक होता है, इससे व्यक्ति जल जाते हैं। यह हमारे लिए जानना हुआ। हम जान गए कि आग क्या है, कैसे है और इसका कार्य क्या है। जब हम कहीं आग को देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि इस तरह की आग होती है, लेकिन जब हम जाकर उसमें अपना हाथ डालते हैं और जल जाते हैं तो हमें यह अनुभव हो जाता है कि यह आग कितना जलाती है, कितना कष्टकारक है, कैसी है। उसके सभी क्षेत्रों का ज्ञान हमें हो जाता है। तो अधिगम हमें सीखना और सिखाना, इंद्रिय जनित अनुभव ज्ञान के सर्वोत्तम साधनों का स्रोत माना जाता है। जब तक हमें इंद्रिय जनित अनुभव नहीं होगा, ज्ञान के नज़दीक हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंद्रिय जनित अनुभव, बर्फ़ ठंडा होता है, हमने किताब में पढ़ लिया, हमें बस यह ज्ञान हो गया कि बर्फ़ ठंडा होता है, उजले रंग का होता है। लेकिन जब हम उसमें जाकर जल जाते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है कि आग गर्म होता है और बर्फ़ ठंडा होता है। बर्फ़ को छूते हैं हम तो हमें ठंड महसूस होती है। तो हम इंद्रिय जनित अनुभव, इंद्रियों से जो अनुभव किया जा सके, हाथ से हम छूते हैं, हमें ठंड लगती है तो हम समझ जाते हैं कि बर्फ़ इस तरह का ठंडा होता है। तो यह हुआ ज्ञान। साइंस के विद्यार्थी हैं, वो जानते हैं जल का सूत्र होता है H2O। इसको हमने पढ़ लिया। प्रयोगशाला में जा करके जब इस पर जब कोई काम करते हैं, इसको जब साबित करते हैं तो उसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं। जब हम इसको प्रयोग के माध्यम से साबित कर लेते हैं तब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से जल का निर्माण होता है। यानी जब तक हम किसी भी चीज़ को करेंगे नहीं तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। प्रश्न है, अधिगम ज्ञान के निर्माण के रूप में। सीखना कैसे ज्ञान का निर्माण करता है। सीखना एक अलग चीज़ हो गया, ज्ञान का निर्माण करना और ज्ञान को ग्रहण करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सीखना कैसे ज्ञान का निर्माण करता है। हम किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखा देते हैं, पढ़ना सिखा देते हैं, लेकिन उसे यह नहीं सिखाते हैं कि धीरे पढ़ना है कि तेज पढ़ना है। बालक अपने क्षमता के अनुसार उसे पढ़ना स्वीकार करता है। आप उसे बता दीजिए A से लेकर Z तक पढ़ जाना है, आप यह नहीं बताते हैं कि A से लेकर Z तक 1 मिनट के अंदर पढ़ जाना है। आप यह उसे नहीं बताते हैं कि A से लेकर Z तक पढ़ने में तुमको 10 मिनट समय लगाना है। इसके लिए वह स्वयं अपनी बुद्धि और विवेक, तर्क का इस्तेमाल, समझ का इस्तेमाल करता है। वह अपनी क्षमता के अनुसार आपके बताए हुए रास्ते में
अपने तर्क, सूझ और विचार का समावेश करता है और उस अनुसार वह अधिगम करता है। सीख तो लिया कि पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, या वह स्वयं से डिसाइड करता है, वह निर्माण करता है। आपके बताए हुए तथ्यों के आधार पर उसमें अपने विचार को मिलाता है, अपने तर्क को मिलाता है, अपने सूझ को मिलाता है, अपने बुद्धि को मिलाता है, अपने विवेक को मिलाता है, तब जाकर उसे एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हम इतना पढ़ लिए, ऐसे पढ़ सकते हैं। और साधारण रूप में आपको समझने के लिए प्रश्न में ही उत्तर निहित है। अधिगम ज्ञान के निर्माण के रूप में कैसे आपका कुछ भी सीखना एक नए ज्ञान का निर्माण करता है। क्लासरूम में शिक्षक आपको छोटे छोटे तथ्यों को बता देते हैं और आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं, कितनी सावधानी के साथ करते हैं, यही ज्ञान का निर्माण है। आप स्वयं से उसका निर्माण करते हैं कि हम कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें कि हमारे दिमाग में वो बातें कंठस्थ हो जाएं, समझ में आ जाए। यही ज्ञान का निर्माण है। सीखना ज्ञान के निर्माण के लिए, यानी कि ऐसा नहीं कि सीखना हम छोड़ देते हैं, बस बातों को सुन लिए समझ लिए, प्रयोग कर लिए, नहीं। उसे दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करके हमें यह दिखाना पड़ेगा कि हम कितना उसे समझ पाए हैं, कैसे हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं अपने सोच, अपने तर्क और अपने विचार के माध्यम से। यह ज्ञान के निर्माण में सहायक साबित होता है। अब हम आगे बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अधिगम और शिक्षण दोनों से होता है। हम जानते हैं शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रियाएं दोनों एक साथ चलती हैं। शिक्षण का उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया का संचालन करना होता है। ये आप लोग नोट्स में भी लिख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ चर्चा करें ज्ञान के निर्माण की। इसलिए साधारण अर्थ में मैंने बताया कि क्लासरूम में जो चीज़ें बताई जाती हैं वह शिक्षा है, लेकिन जब आप अपने तर्क, बुद्धि, क्षमता का इस्तेमाल करके, अभियोग्यता का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर उसमें कुछ नई चीज़ों का सृजन करते हैं तो वह ज्ञान का निर्माण होता है। यानी जो चीज़ क्लास में बता दी गई, आप घर जाकर उसका प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के दौरान आप अपने से उसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर मिलाते हैं तो वह एक नवीन ज्ञान की रचना करता है। अब हम ज्ञान के निर्माण अर्थ और उसकी परिभाषा पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे मैंने बताया कि ज्ञान का निर्माण और ज्ञान को ग्रहण करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम ज्ञान का निर्माण करते हैं और फिर उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। कोई पेंटिंग हम बना रहे हैं, शिक्षक ने बताया है कि इस तरह से हमें पेंटिंग बनानी है। पेंटिंग बनाते बनाते हमारे दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से करें तो यह और अच्छा हो सकता है। हम उसमें अपने विचार का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम अलग कुछ करने का प्रयास करते हैं और उसका रिजल्ट सार्थक आता है तो हम एक नए ज्ञान की रचना करते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ में यह मिला दिया जाए तो ऐसा एक बहुत अच्छा उसमें उसको रंग रूप और डिजाइन दिया जा सकता है। तो यह नवीन ज्ञान हुआ। सृजनात्मकता के आधार पर हम एक नए ज्ञान की रचना कर देते हैं। शिक्षक की बताई हुई बात वह शिक्षा के रूप में रहती है, लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग के दौरान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने तर्क, सूझ और विचार को उसमें रखते हैं तो हम नवीन ज्ञान की रचना करते हैं, जो मेरा होता है, जो अपना होता है, जो हम अपने लिए करते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभवों द्वारा परिवर्तन करते हुए उसका प्रयोग करता है। यानी कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, शिक्षक की बताई हुई बातें हमारे दिमाग में हैं, वो निर्देशन का काम करती हैं कि हमें कैसे काम करना है, लेकिन उसमें हम अपनी सृजनात्मकता की बदौलत अगर कुछ एक्स्ट्रा उसमें मिलाते हैं, कुछ नवीन चीज़ का समावेश उसमें करते हैं तो हमें एक नई रचना निकल करके सामने दिखती है और वह नवीन एक ज्ञान होता है कि अगर हम इस रास्ते से भी कुछ करें तो हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। जैसे कॉलेज में हम लोगों ने एक प्रोग्राम कराया तो उसमें हमने देखा कि एक प्रोग्राम मेरे अंडर में हुआ तो उसमें कई प्रतिभागी थे, नीरज थे, विकास थे। पर्यावरण संरक्षण पे हमने कार्यक्रम कराया तो उसमें बहुत सारी बातें मेरी नहीं रही, हमने बस उसको एक डायरेक्शन दिया, लेकिन बहुत सारे लड़कों ने, विनय वगैरह हुए, ये लोग उसमें शामिल थे। तो
इन लोगों ने कुछ अलग है, नीरज ने बोला कि सर इसको ऐसे कर दें तो ऐसे हो जाएगा, तो इन लोगों ने, विकास ने कहा कि नहीं इसको ऐसे किया जाएगा तो ऐसे होगा। साधारण सी चीज़ है, हम उसको पहले कर लिए हैं। जो प्रश्न की आज जिस प्रश्न की आज चर्चा हो रही है वो सभी हम पहले कर चुके हैं। मैंने सिर्फ एक निर्देशन दिया, लेकिन आप सभी लोगों ने उसमें मिल करके नई नई चीज़ों का समावेश किया। यही ज्ञान का आधार होता है। आपने अपने अनुभवों के आधार पर कि अगर ऐसा करेंगे तो यह और ज़्यादा प्रभावशाली हुआ, और देखिए उसका परिणाम कितना सार्थक हुआ। तो आप अपने अनुभव से, अपने सृजनात्मकता की बदौलत बताए हुए चीज़ों में कुछ अलग जोड़ करके एक नवीन चीज़ की रचना करते हैं तो वह ज्ञान का रूप लेता है, प्रयोग का रूप लेता है। क्योंकि आप प्रयोग वह ऐसे नहीं करते हैं, आप अपने दिमाग में तर्क लाते हैं, विचार लाते हैं, सूझ लाते हैं, अनुभव के आधार पर आप यह तय करते हैं कि इसमें क्या ऐड किया जाए और क्या हटा दिया जाए, तो उसका परिणाम हमें अच्छा देखने को मिलता है। जीवन के हर क्षेत्र में हम इसका प्रयोग करते हैं। इंद्रिय जनित अनुभव ज्ञान प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। किसी को अगर तकलीफ़ है तो उस तकलीफ़ में कितना दर्द है यह वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको दर्द हो रहा है। आप सिर्फ यह महसूस कर सकते हैं कि वह कठिनाई में है, कष्ट में है, आप उसके कष्ट की सीमा को नहीं जान सकते हैं। तो साधारण सी चीज़ है कि जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसे करना पड़ेगा, और करने का माध्यम क्या बनता है? सृजनात्मकता, हमारे अनुभव, पूर्व के अनुभव, जो हम काम पहले कर चुके हैं उसी का आधार बना करके हम नए ज्ञान की रचना करते हैं। ज्ञान के निर्माण में निर्माणकर्ता विषय वस्तु संबंधित निम्नलिखित व्यवहार को सम्मिलित कर सकता है। उसमें हम देखते हैं कि अवधारणा पहला है, उसमें अवधारणाओं का अपना अर्थ, जिस चीज़ के बारे में हम नया रचना करना चाहते हैं। विचारों में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब आप लोग समझते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कई तथ्यों पर विचार होनी चाहिए। तीसरा, अधिगम परिणामों में विभिन्नता होनी चाहिए। जो परिणाम एक एक करके निकल के आ रहे हैं उसमें विभिन्नता होनी चाहिए। चौथा, सृजनात्मक परिणाम होना चाहिए। जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसका परिणाम सृजनात्मकता के रूप में आना चाहिए, यानी कि ऐसा लगे कि यह कुछ नया है, इसमें कुछ नया मिलाया गया है, और जब यह पब्लिक डोमेन में आए तो वह समझ में आए कि हाँ यह कुछ निर्देश से हट करके अपनी बनाई हुई चीज़ है। विचारों में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता होनी चाहिए। छठवां, छात्र अपने कार्यों की अन्यों से तुलना करते हैं कि मेरा कैसा है, तुम्हारा कैसा है, और उस आधार पर वो संशोधन करते हैं अपने विचार से। विनोदपूर्ण अधिगम है। विनोदपूर्ण अधिगम का मतलब होता है कि एक ऐसा वातावरण जो हंसी खुशी के साथ हो, हास्य के रूप में हो, आसानी से वो चीज़ें की जा सकें। ज्ञान के अध्ययन को ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है। अपनी अनुभूतियों को जब बालक अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने लगता है और वस्तुओं को पहचान कर उसके नाम से पुकारने लगता है तो हम कह सकते हैं कि बालक में समझ आ गई है। जैसे जब बालक छोटा रहता है तो माँ शब्द उसके लिए मात्र एक शब्द रहता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो माँ जैसे ही वह कहता है तो उसके मानस पटल पर उसकी माँ की आकृति, छवि प्रदर्शित हो जाती है। इसलिए वह हर किसी को माँ नहीं कहता है। पहले उसके लिए मात्र एक शब्द रहता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो माँ शब्द कहते ही एक पार्टिकुलर व्यक्ति की छवि उसमें आ जाती है। तो बालक ये समझने लगता है, वह प्रयोग के आधार पर देख लेता है कि नहीं, सभी माँ नहीं है, इसमें इन सभी में से एक हमारी माँ है। वह वस्तु स्थायित्व की एक बात हो जाती है। प्रारंभ में बालक शब्दों का अर्थ तभी समझने लगता है जब शब्दों का संबंध किसी वस्तु और विचार के साथ स्थापित होता है। अपने अनुभव के समान वह अनुभव के आधार पर वह समान का निर्धारण करता है। इसके अंतर्गत बालक सभी परिस्थितियों या उद्दीपनों के प्रति समान व्यवहार नहीं प्रकट करते हैं। जैसे कोई वस्तु किसी बालक के लिए खेल का समान हो सकता है, वही वस्तु किसी अन्य बालक के लिए डरावनी चीज़ भी साबित हो सकती है। अतः हम देखते हैं कि वह अपने अनुभव के आधार पर तय करता है कि किस चीज़ में हम अपने विचार को मिलाएं, किस चीज़ में अपने विचार को न मिलाएं। श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार ज्ञान के निर्माण का आशय सूचनाओं का प्रबंधन, जो हमें सूचना प्राप्त होती है उसका हम प्रबंधन करते हैं, संगठन एवं पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया से है। कैसी कैसी सूचनाएं हमें मिल रही हैं, शिक्षक हमें कौन कौन सी सूचनाएं दे रहे हैं, उन सूचनाओं का हम संगठन करते हैं, प्रबंधन करते हैं, और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया से, जिसमें विज्ञान, तकनीकी, दर्शन एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित तथ्यों को सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह सुनने में अलग लगता है, लेकिन जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो यही निकल करके सामने आता है कि शिक्षक जो हमें विचार, तथ्य प्रस्तुत करते हैं उसमें हम जब
अपने विचार और तथ्यों का समावेश करके नई चीज़ का निर्माण करते हैं, उसे ज्ञान का निर्माण कहा जाता है। सीखना ज्ञान के निर्माण के रूप में, सीखना ऐसे ही नहीं, सीख रहे हैं तो उसमें हम कुछ अपना विचार मिलाएं, सृजनात्मकता मिलाएं, जिससे एक नवीन चीज़ की रचना हो, जिसे हम ज्ञान कह सकें। हम प्रयोग करके उसको देखें और हम अनुभव करें उसका, तब हम कहते हैं कि हमने ज्ञान का निर्माण किया है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार ज्ञान के निर्माण का आशय सूचनाओं के संगठनात्मक एवं उपयोगी स्वरूप से है। उपयोगी स्वरूप से है, ऐसा नहीं वह उपयोगी न हो तो फिर वह ज्ञान का निर्माण नहीं है, वह उपयोगी होना चाहिए आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, आने वाले बालकों के लिए। ज्ञान के निर्माण की विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता उसकी है सूचनाओं का संश्लेषण एवं विश्लेषण। जब तक हम शिक्षक द्वारा प्राप्त या समाज द्वारा प्राप्त सूचनाओं का संश्लेषण और विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हम क्या ऐड करें और क्या इसमें से हम एग्जिट करें, क्या हम निकालें और क्या हम डालें, जिससे एक नवीन संरचना का निर्माण हो। ज्ञान का निर्माण उद्देश्य पूर्णता के लिए, ज्ञान का निर्माण उद्देश्य, जब तक उसमें उद्देश्य नहीं रहेगा तब तक ज्ञान निर्माण की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। ज्ञान का निर्माण विज्ञान संबंधी सूचनाओं के रूप में, ज्ञान का निर्माण एक बौद्धिक ज्ञान के रूप में, ज्ञान का निर्माण एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में, ज्ञान का निर्माण पुस्तकालय व्यवस्था के रूप में, ज्ञान का निर्माण एक दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में, ज्ञान का निर्माण एक वर्गीकरण प्रक्रिया के रूप में। अधिगम की प्रक्रिया में प्रायः ज्ञान का प्रभावी समावेश होता है तथा ज्ञान का निर्माण, हस्तांतरण एवं प्रतिग्रह अधिगम प्रक्रिया के ही अंग हैं। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया का मनुष्य के जीवन पर दो रूपों में प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि नवीन तथ्यों को जब व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर किसी व्यवस्था में जब उसको ऐड करता है तो उसे एक नवीन चीज़ की प्राप्ति होती है। साधारण शब्दों में, यानी हमारे पास परिस्थिति मौजूद है, तथ्य के रूप में, विचार के रूप में, विश्लेषण के रूप में परिस्थिति हमारे पास मौजूद है। अब हम उसे देखते हैं, हूबहू कॉपी कर देना यह बहुत आसान चीज़ है, तो इसे हम ज्ञान निर्माण नहीं कहेंगे। हूबहू कर देना ज्ञान निर्माण नहीं है। जब हमारे पास सूचनाएं हैं, हम उसका व्यवस्थापन कर चुके हैं, हम उसका वर्गीकरण कर चुके हैं, संश्लेषण कर चुके हैं, विश्लेषण कर चुके हैं, तो हम उसमें अपने विचार, बुद्धि और क्षमता के अनुसार कुछ नया चीज़ ऐड करते हैं, उसे ज्ञान का निर्माण कहा जाता है। यानी सीखना बस सीखने तक सीमित नहीं है कि हम सीख करके उसे छोड़ दें, नहीं, जानना भी है, समझना भी है और प्रयोग भी करना है। जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो वह ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हम एक नई संरचना, और आने वाले समय में हम क्लासरूम में भविष्य के सामने यह कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका परिणाम यह सामने निकल करके आएगा। प्रश्न में ही उत्तर समाहित है। अधिगम ज्ञान के निर्माण के रूप में, यानी अधिगम खेलने कूदने के लिए नहीं, अधिगम भूलने के लिए नहीं, अधिगम ज्ञान के निर्माण के लिए। हम सीख लिए तो हमारा दायित्व यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है, हमें उसे समझना जरूरी है, उसका प्रयोग करना जरूरी है। और प्रयोग कैसे होगा? अपने तथ्यों और विचारों को उसमें सम्मिलित करके हमें उसे नया रंग रूप देते हैं, तो हम ज्ञान का निर्माण उसे कहते हैं। अधिगम के ज्ञान निर्माण के इस सिद्धांत के द्वारा यह सिद्ध होता है कि शिक्षक की शिक्षण विधि के अतिरिक्त छात्रों की सृजनात्मकता प्रायः बुद्धि लब्धि तथा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। सिर्फ शिक्षक इसमें नहीं है ज्ञान के निर्माण में, बालक इसमें शामिल है। क्या बालक कैसे शामिल है? छात्रों की सृजनात्मकता और बुद्धि लब्धि तथा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारक भी इसमें सहायता करते हैं ज्ञान के निर्माण में। अध्यापक को यह आवश्यक रूप से समझ लेना चाहिए कि किस विधि के माध्यम से समस्त छात्रों में ज्ञान का विकास किया जा सकता है और उसे निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला है कि सर्वप्रथम शिक्षक को छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण कराना चाहिए, तभी बालक ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक अकेले ज्ञान का निर्माण नहीं करते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों मिल करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। कुछ शिक्षक के विचार और कुछ छात्रों के विचार एक संकल्पना को, एक उदाहरण को, एक सिद्धांत को कई रूपों में विभक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं ज्ञान का निर्माण हो रहा है, नई ज्ञान की रचना की जा रही है। 3-4 तथ्यों को मिलाने से, अपने विचार को उसमें समाहित करने से 5वें विचार की उत्पत्ति होती है और उसे हम ज्ञान के रूप में देखते हैं। यानी वो प्रयोग के आधार पर, अनुभव के आधार पर प्रमाणित रहता है। ज्ञान प्रमाणिक है, ज्ञान सत्य है, ज्ञान अनुभव है।
दूसरा, शिक्षक को प्रायः छात्रों की सहभागिता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करनी चाहिए। अगर अकेले अकेले करेंगे तो ज्ञान का निर्माण संभव नहीं है। छात्रों को जब तक उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, छात्रों से विचार नहीं लिए जाएंगे, तब तक ज्ञान का निर्माण संभव नहीं है। तीसरा, शिक्षकों को छात्रों को विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं, वाद विवाद, भाषण आदि के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे उनमें चिंतन, तर्क शक्ति, सृजन शक्ति का विकास हो सके। तभी वह आपके विचार में अपने विचार को सम्मिलित कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब अपने विचार के माध्यम से, अपने तर्क के माध्यम से दे सकते हैं। चौथा, छात्रों को प्रायः स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है, यानी उन्हें मौका देना चाहिए कि आप घर जाएं और इस विषय वस्तु पर अपने विचारों को लिख करके, अपने विचारों को समाहित करके, अपने तर्क के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी सृजनात्मकता के आधार पर उसे कर करके लाएं। जैसे हम लोग क्लासरूम में मैंने 1-2 चार्ट पेपर बनाने को दिया, उसमें मैंने डायरेक्शन दे दिया, लेकिन छात्र जो है स्वयं से उसको करके लाए, उसमें अपना गाइडेंस उसने मिलाया कि इस तरह से अगर किया जाए तो यह अच्छा रहेगा। तो शिक्षक की अगर उसमें सहभागिता मिलती है तो यह और ज़्यादा प्रभावकारी साबित होता है और एक नवीन ज्ञान की रचना होती है अनुभव के आधार पर। तो बालक फिर जब कहीं शिक्षक बनते हैं तो वही अपने अनुभव का प्रयोग करते हैं, जो आगे ज्ञान के निर्माण में सहायक साबित होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।